हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल बंटी सर क्लासेस में। हम लोगों ने क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 5 तक कंप्लीट कर दिया है। ये पार्ट 6 है और ये लास्ट वीडियो है चैप्टर 1 की। ठीक है, हम लोगों ने पार्ट 5 तक अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा। ठीक है, और डीपली पढ़ा है। अब इसके बारे में नोट्स आपके सारे अपलोडेड हैं, वो सब डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख सकते हैं। इसमें जो आपको मिलेगा पार्ट 6 अपलोड होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में फुल चैप्टर का मिल जाएगा, चैप्टर 1 का। ठीक है, तो उसको आपको देख लेना है। पहले हम इसको देखेंगे। तो हम लोगों ने सब कुछ जाना, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोगों ने मैंने बात के लिए छोड़ दी, ताकि आप आराम से समझो कि हम जब सारी चीज़ की विशेषता जाने तो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे और कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले आप ये तो जानते हैं कि अवतल दर्पण में बड़ा बराबर कभी कभी छोटा, कुछ कंडीशंस में छोटा बनता है। हम लोगों ने विशेषता में देखा, उसको बनाया कहाँ कब बनता है। ठीक है, तो कभी कभी छोटा, मतलब बड़ा छोटा बराबर बनता है। तो हम यानी अब बड़ा अवतल दर्पण में बनता है, क्योंकि समतल में तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, बराबर। और जो है छोटा जो बनता है वो उत्तल में बनता है। यानी अगर मैं बात करूँ किसी चीज़ को बड़ा देखना होगा तो वहाँ पे किस दर्पण का उपयोग होगा, अवतल दर्पण का। जो तो दंत विशेषज्ञ यानी क्या कहते हैं, दांत के जो स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, वो कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ दंत विशेषज्ञ द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग दांत को बड़ा देखने के लिए किया जाता है। क्लियर है। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण, है ना। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों, क्योंकि सारे प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है, एक ही जगह इकट्ठा करता है। तो यानी अगर मैं बात करूं तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। और कई चीजें हैं, अगर आप देखेंगे तो जो नाई की दुकान होती है तो वहां पे भी कौन सा दर्पण है आपका, कौन सा मिरर है आपका, कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण है वहां पे। क्यों, क्योंकि वो बालों को, ये जो छोटे छोटे बाल जो होते हैं ना, जैसे आपको कहे पके हो के बाल को काटा हो तो बड़ा दिखेगा, तभी क्लीन दिखेगा। तो वहां पे भी जो दर्पण होता है तो वहां पे भी क्या होता है, अवतल दर्पण। यानी अगर मैं कहूँ तो वो हजामती दर्पण जिसको बोलते हैं। ठीक है, नाई के पास जो दर्पण होता है। तो ये तो हमारा हो गया अवतल दर्पण का उपयोग। अब अगर मैं उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करूं तो वो कहाँ होगा। लिख मैं नहीं रहा, समझा रहा हूँ, ज्यादा नहीं कर रहा हूं मैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, लिखने वाली चीजें मैं लिखूंगा। उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करूंगा तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। सारी चीज़ें तो मैंने बता दी कि सब जगह तो अवतल ही है सर, बड़ा देखने के लिए तो अवतल ही करेंगे, छोटा कौन देखना चाहता है। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितना बड़ा दिखेगा उतना स्पेस कवर करेगा वो। ठीक है, तो कम स्पेस में जब ज़्यादा चीज़ कवर अप करना होता है तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहाँ, अगर मैं बात कहूँ तो कहाँ होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो कार्स होते हैं ना, ठीक है, कार जो होती है, गाड़ियाँ जो होती है, उसका जो साइड मिरर होता है, साइड का जो दर्पण होता है, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब वहाँ पर उपयोगी जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है, वहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और जो आपके 2 मंजिला जो बस होती है, ठीक है, तो 2 मंजिले बस में भी जो साइड में जो होता है ना सीढ़ी को देखने के लिए, तो वहां पे भी जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण का काम क्या होता है कि कम जगह में ज्यादा लोगों को कवर करना, छोटा छोटा करके ही। ठीक है, जो ड्राइवर के पास जो होता है दर्पण, वो जो इतना छोटा सा दर्पण होता है, देखते कितना कवर अप कर लेता है, पीछे की गाड़ियों को देख लेता है, अपने पैसेंजर्स को देख लेता है। तो क्यों देखता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे करके प्रतिबिंब उसमें बन जाते हैं। तो उत्तल दर्पण में कहाँ कहाँ बन गया हम लोगों का, एक साइड मिरर के रूप में हो गया हमारा, जो हो गया दूसरा देखा जाए तो बस में हो गया,
तीसरा अगर मैं बात करूं तो जो चोर और होते हैं चोरी वोरी में, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी के तौर पे अगर कोई मिरर का इस्तेमाल किया जाता है तो उत्तल दर्पण का किया जाता है, ताकि वो छोटी सी चीज़ों को आराम से देख ले। ठीक है, कोई छोटा सा प्रतिबिंब देखे तो जो लगाया है वो जानेगा। ठीक है, तो चोरी को पकड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, यहां तक समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, तो अगले वीडियो में आपको उसको क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहूँ कि अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग तो हर जगह हो गया, तो समतल दर्पण कहाँ होगा? तो समतल आप भी जानते हैं, शायद से जानते होंगे। समतल दर्पण की उपयोगिता की बात करूं तो कहाँ होता होगा समतल दर्पण का उपयोग? तो मैं बोलूंगा कि समतल दर्पण आपके घरों में ही है, जिसको आप लोग शीशा बोलते हैं। वो शीशा नहीं, दर्पण है, पहले ही बता चुका हूं मैं। ठीक है, क्योंकि शीशे का क्या होता है, दोनों पारदर्शी होता है, दोनों में से कोई सतह कला ही नहीं होता है, वो पारदर्शी होता है। ठीक है, तो ये पारदर्शी नहीं होते हैं, दर्पण जो होते हैं पारदर्शी नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पार नहीं आता, पीछे का सतह उसका कला ही होता है, ये भी मैंने बताया है। ठीक है, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने बात किया है, जिक्र किया है। तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो सबसे पहले अगर मैं कहूँगा तो घरों में। ठीक है, चेहरे को देखने के लिए आपको। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँगा तो दूसरा अगर होता है तो सजावटी में होता है, सजावटी दुकानों में। जैसे आप जो क्या कहते हैं कि सोनार के दुकान पे चले गए, ठीक है, जिसको गोल्ड स्मिथ कहते हैं, तो सोनार ओनार के दुकान पे चले गए, किसी फैशन वाले दुकान पे चले गए, तो वहाँ अगर कोई मिरर लगा होगा तो वहाँ कौन सा दर्पण मिरर लगा होगा? प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण लगा होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। लिखा तो मैंने कुछ है नहीं अभी, लेकिन सब समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो अब अगर हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण की पहचान कैसे करें। सर आपने ये तो बता दिया कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, लेकिन किसी ने अचानक ही पूछ दिया कि ये बताओ कौन सा मिरर है, कौन सा दर्पण है, तब हम लोग क्या करने जाएंगे? सर हम प्रतिबिंब देखने जाएंगे। हाँ, तो प्रतिबिंब देखना भी पड़ेगा। दो कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा। एक कंडीशन बताऊंगा जब आप टच करके बता दोगे कि वो कौन सा दर्पण यानी कौन सा मिरर है, और एक कंडीशन में बताऊंगा कि जब आप बिना टच करे प्रतिबिंब यानी इमेज के हिसाब से आप बता दोगे कौन सा मिरर है। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ स्पर्श करने पर। स्पर्श करने पर अगर मैं बात करूंगा तो कैसे पहचान करेगा, तो पहले मैं अवतल को बता देता हूं। तो अवतल का थोड़ा सा फिगर में बनाना चाहूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूंगा तो ये कौन सा दर्पण है, कौन सा मिरर है? ये अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसकी परावर्तक सतह धसी है। जिसकी परावर्तक सतह धसी हो उसको कौन सा दर्पण कहेंगे हम लोग? अवतल दर्पण। अंदर की तरफ धसी होती है, यानी जब आप उसको टच करने जाओगे ना तो थोड़ा हल्का सा डाउन लगेगा। तो जब डाउन लगेगा हल्का सा, तो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। यानी हम कहेंगे जिसकी परावर्तक सतह, ये फिगर ही ठीक था, सतह धसी हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी जब आप उसको टच करने जाओगे, स्पर्श करने जाओगे, तो यानी उस पर क्या होगा कि हल्का सा उसका, जैसे भाई ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये हल्का सा डाउन, मैं इसको टच कर रहा हूँ तो ये हल्का सा यहाँ पे डाउन लग रहा है। ठीक है, तो डाउन लग रहा है, तो जैसे अगर मिरर की बात करूँगा तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। अब मैं बात करूँगा कि स्पर्श करने वाला जो होगा यहाँ पे होगा, मतलब परावर्तक सतह यानी प्रकाश का परावर्तन इस सतह पे हो रहा है। तो जब मैं स्पर्श करूँगा तो ये तो हल्का सा अप लग रहा है, मतलब ऊंचा लग रहा है। तो जिसकी परावर्तक सतह उभरी हो यानी उठी लगेगी, वो कौन सा दर्पण होगा? वो हमारा होगा उत्तल दर्पण। क्लियर है?
जिसकी परावर्तक सतह उभरी होगी उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है। अब रही बात समतल दर्पण की, आपको जब कोई चेंज नहीं नजर आ रहा, मतलब कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा, ठीक है, एकदम प्लेन का प्लेन लग रहा है, प्लेन है एकदम, तो जिसकी परावर्तक सतह समतल होगी, एकदम प्लेन होगा, उसको हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। ये हो गई इसकी पहचान करने के तरीके। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे आप? कोई दिक्कत है? लेकिन कोई आपसे कहेगा कि लो भाई, अब आप इमेज देख के बताओ कि ये कौन सा मिरर है। कोई बात नहीं, हम उसको भी अस्त्र बना लेंगे भाई। लीजिए, स्पर्श ना करने पर, अर्थात मतलब इसका मतलब क्या कि प्रतिबिंब के अनुसार आपसे पूछता है कि आप प्रतिबिंब के अनुसार कैसे पहचानेंगे, स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे, या खुद कहेगा कि स्पर्श करने ना करने दोनों पर बताइए। ठीक है, तो आप ये कुछ सालों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। ठीक है, स्पर्श ना करने पर कैसे पता लगाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा कि मैं बजी बजी से क्या करूँगा, या फिर इमेज, अगर पहले इमेज जब देखनी है तो मैं जाऊँगा मिरर के सामने खड़ा हो जाऊँगा। मिरर के सामने खड़े होने के बाद क्या करूँगा, कभी सामने आगे आऊँगा, कभी पीछे जाऊँगा। ठीक है, थोड़ा दूर जाऊँगा, फिर थोड़ा क्लोज आऊँगा। अगर मेरे इमेज में बदलाव होते रहे, यानी कभी बड़ा बन गया मेरा इमेज, कभी छोटा इमेज बन गया, कभी बराबर बन रहा है, ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशंस होगी तो कौन सा दर्पण कहलाएगा? वो अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में तीनों कंडीशन लागू होती है। उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब भी बनता है और बराबर प्रतिबिंब भी बनता है। तो जब प्रतिबिंब वस्तु को आगे पीछे करने पर, यानी वस्तु को आगे पीछे करने पर जब प्रतिबिंब बड़ा, छोटा, बराबर इन तीनों रूपों में दिखे तो वो दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, यानी क्योंकि अवतल दर्पण में ही ये क्वालिटी है कि उसमें तीनों टाइप के दर्पण, तीनों टाइप के इमेज बनेंगे, यानी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं, यही काम सब में करना है, लेकिन आपको पहचान लेना है कौन सा दर्पण है। उत्तल दर्पण में कभी आगे जाना है, पीछे जाना है, आगे इधर होना है, उधर होना है। अब इमेज को आपको देखना है। ठीक है, एक बार आगे जाना है क्लोज में, फिर एक बीच में आ जाइएगा, एक थोड़ा सा दूर चले जाइएगा अपने अनुसार। अब अगर इमेज आपकी छोटी की छोटी बन रही है, आप कितने भी बड़े हैं, ठीक है, अगर आपकी इमेज छोटी की छोटी बन रही है तो उसका मतलब क्या हो गया? वो दर्पण जो है उत्तल दर्पण है। ठीक है, अगर प्रतिबिंब आपका छोटा बनेगा तो वो उत्तल दर्पण कहलाएगा, सदैव छोटा दिखेगा। समतल दर्पण प्लेन है भाई, इसमें भी वही कर रहा है, आगे पीछे। अगर आपका जो सब कुछ जो पार्ट्स है, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब जो का त्यों ही दिखे कहीं पे भी, तो उसको हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? पहचान हो गई? ये पहचान अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा कारण ये होगा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे होंगे, क्योंकि वही क्वालिटियाँ हैं। ठीक है, पार्ट 6 में मैंने रिवीजन करा दिया एक तरीके से, माना जाए तो इसमें मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है, चैप्टर खत्म। अब हमारे पास है चिन्ह परिपाटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेंशन। ये है चिन्ह परिपाटी। अभी समझ में नहीं आ रहा, अब आ जाएगा। क्या है चिन्ह परिपाटी का यूज क्यों होता है? ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इससे आप बहुत सारे जो है फॉर्मूले प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये मैंने अभी कौन सा मिरर बनाया है, कौन सा दर्पण बनाया है परावर्तक सतह, जहाँ जो परावर्तन का जो सतह है वो है अंदर की तरफ धंसा हुआ, तो जिसकी परावर्तक सतह धंसी होती है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, नहीं अवतल दर्पण। ठीक है, तो यार इसमें अगर इसके हिसाब से अगर आप बात करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये ओ क्या है, यहाँ पे पी मान लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये पी से ही है। तो वैसे होता क्या चिन्ह परिपाटी? ठीक है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी दर्पण के पीछे, कभी सीधा तो कभी उल्टा, मतलब कभी वास्तविक कभी काल्पनिक बनता है।
इन्हीं में अंतर स्पष्ट करने के लिए, अंतर को जानने के लिए, व्याख्या करने के लिए चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। तो इसके कुछ नियम कानून हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूँगा, पहले नियम की बात करूँगा, तो पहला नियम ये कहता है कि जो भी दूरियां होती है वो ध्रुव यानी P से मापी जाती है, पोल। ठीक है, जो भी डिस्टेंस होता है वो कहाँ से मेजर करेंगे, P से। यानी प्रतिबिंब जहाँ भी बनेगा, वस्तु जहाँ भी होगा, और माप अगर उसको मेजर करना है कि कहाँ पर खड़ा है, तो सबसे पहले कहाँ से मेजर करेंगे, ध्रुव के पास से। ठीक है, दूसरा अगर बात करेंगे, तो ये जो है, ये क्या दिखा रहा हूं मैं, ये आपतित किरण है। इसको मैं ऐसे आई लिख देता हूं। ठीक है, ये क्या है, ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण सदैव, ये बाएं है ना, बाएं से दाईं ओर जाती है। आपतित किरण सदैव बाएं से दाईं ओर जाती है, यानी लेफ्ट से राइट। ठीक है, तीसरी अगर बात करूंगा मैं, तो जब आपतित किरण की दिशा में जो भी प्रतिबिंब बनेगा या जो भी रिजल्ट, यानी आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ऐसा क्यों होता है, ये देखिए। यानी अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपतित किरण इधर चलते, अगर ये इधर ही जा रहा है और इधर आपको मेजर करना है, तो इधर क्या है, पॉजिटिव है। देख लीजिए, इधर क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यानी लेफ्ट से राइट में मिलेगा तो आपको मिलेगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव की प्लस VE यानी पॉजिटिव दिखा रहा है, यानी धनात्मक। यानी आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, जाने आप। तीसरी अगर बात करूंगा, चौथी अगर बात करूंगा, अगर राइट से लेफ्ट अगर आप मापोगे, यानी आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। मतलब अगर मैं इधर की मेजर करूंगा, इधर क्या, आपतित किरण की दिशा इधर है, तो जाना इसको इधर चाहिए, तो इधर जितना भी मैं मेजर करूंगा, मापूंगा, वो पॉजिटिव होगा, लेकिन इधर मेजर करूंगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा सा और आपको जानना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट, अगर मैं प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई अनुप्रस्थ दूरियां जो होती हैं, प्रधान अक्ष क्या होता है, ये है ना, प्रधान अक्ष क्या होता है, ये रहा, ये जो है, ये CP को मिलाते हुए, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। यानी ये जो मिड रेखा है, ठीक है, तो जो विभाजित कर रही है ना, तो इसके ऊपर जो मापते हैं वो धनात्मक, यानी प्रधान अक्ष को मैं कह सकता हूँ, या शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आपका PDF मिल जाएगा, वहाँ पे भाषा लिखा हुआ है, आप आराम से समझो, यहाँ समझना है, उसको देखना है बस। ठीक है, तो यानी अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव, और नीचे आओगे तो आपको मिलेगा नेगेटिव। लेकिन 5 कंडीशंस है, इसको बहुत ही डीपली, बहुत ही जरूरी था जानना, जो हम लोगों ने जान लिया। पहला हम लोगों ने जाना है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा हम लोगों ने जाना, फटाफट देखेंगे, पहले जाना है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा हमने जाना कि आपतित किरण लेफ्ट से राइट यानी बाईं से दाईं ओर जाती है। तीसरा कहा कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगर इसकी बात करूँगा तो प्रधान अक्ष से ऊपर मापी गई अनुप्रस्थ दूरियां, यानी जो ऊपर दूरी मेजर करते हैं, वो मापी गई ऊपर की अनुप्रस्थ दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। छोटा सा और है, सिर्फ छोटा सा और है, और उसका हमारा काम कंप्लीट। दर्पण सूत्र, यही पे हम फटाफट कर देते हैं। दर्पण सूत्र, ठीक है, मिरर फॉर्मूला कह सकते हैं। ठीक है, इसको सत्यापन भी करना है, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट भी है, मैं करवा दूंगा आपको लास्ट में। लेकिन अभी यहाँ चैप्टर समाप्त होने पर आ गया है, इसमें कोई ज़रूरी अभी फोर्स नहीं है। ठीक है, आप इतना बेसिक समझो कि अभी कुछ समझना पड़ेगा, इसको सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, मापी गई वस्तु की दूरी, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी गई वस्तु की दूरी u, यानी यहाँ पे शॉर्ट में अगर मैं लिखूंगा वस्तु की दूरी
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, ठीक है, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब तो बनेगा, दर्पण में है तो वस्तु का प्रतिबिंब यानी वस्तु की दूरी v, ठीक है, और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। मतलब जो हम लोग इनके बीच में जो संबंध बनाते हैं, एक सूत्र देते हैं, उसको दर्पण सूत्र कहते हैं। यानी वस्तु दर्पण के ध्रुव को मैंने बताया अभी चिन्ह परिपाटी में कि दूरियां जो होती है ध्रुव से मापी जाती है। तो दर्पण के ध्रुव से मापी गई वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f के बीच संबंध को दर्पण सूत्र कहा जाता है। तो क्या है वो संबंध? ये संबंध मैं बता दूँ, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। ये है इनके बीच का संबंध, ये है आपका दर्पण सूत्र, ठीक है। ये है आपका दर्पण सूत्र। इसमें कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, कई तरह के न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, आपको बुक में है, उसको आप इस पेज पे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सिद्ध करूंगा तो सिद्ध करने के लिए मेरे को अवतल दर्पण में करना पड़ेगा, फिर उत्तल दर्पण में करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसको मैं इस पर्सनल इसकी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको ये दोनों पारा पारी मतलब मैं बज्जी से इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। आगे बढ़ सकता हूँ ना, कंप्लीट ही कर दूँ, ज़्यादा रफ नहीं करना है। आवर्धन, लास्ट टॉपिक आवर्धन, जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या है? तो हम कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी v, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इजी हो गया ना, ये इक्वेशन से क्लियर हो गया। क्या बोला मैंने? प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की दूरी u के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये हो गया, परिभाषा भी हो गई, ये आपका सिंबल भी यानी फॉर्मूला भी आपका हो गया। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ माइनस होता है फॉर्मूले में। लेकिन क्यों, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हम लोग वास्तविक पे ही मानते हैं। अवतल दर्पण आप देखेंगे तो अधिकतर चीज़ मैं बार बार अवतल दर्पण ही बना रहा था, ठीक है। तो यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए नोट करके आपको लिख लेना होगा, नोट में मैंने भी लिखा है, वहाँ पे आप नोट्स में देख लेंगे। और कैसा लग रहा है आपको कमेंट लिखा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है कि वास्तविक के लिए, शॉर्ट में लिखता हूँ, वास्तविक के लिए ऋणात्मक यानी नेगेटिव, ठीक है, और काल्पनिक के लिए धनात्मक होता है, क्योंकि वो सीधा होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये मैंने किसका दिया है? वास्तविक प्रतिबिंब का दिया है। जैसे आपका है काल्पनिक प्रतिबिंब, तब यहाँ पे क्या होगा? प्लस हो जाएगी वैल्यू, प्लस सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे चैप्टर का समापन, अध्याय खत्म होता है हमारा। और यहाँ तक आप लोगों ने जितना भी देखा वो वीडियोस कैसी लगी, ठीक है। और अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, उस पर हम स्पेशल टॉपिक, स्पेशल वीडियो लेकर आ जाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैप्टर 2 में प्रकाश का अपवर्तन, इसका भाई, ठीक है, मिलाएंगे इनके भाई से आपको।